हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत से 8000 किलोमीटर दूर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की होगी मुलाकात। जी हां दोस्तों, सरकार ने इस मुद्दे पर अब कह दी है, ये बात आपको बताएंगे सबसे पहले दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कश्मीर और भारतीय मुस्लिमों पर उगला जहर, चीन की उइगर नीति की जमकर तारीफ किया ओआईसी ने। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे ओआईसी ने अपना दोहरापन दिखाया है दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे क्या चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हो पाएगी दोस्तों, और क्या होगी इसकी तारीख। इसरो के साइंटिस्ट ने इसको लेकर सबसे बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अब ट्रेन में इस जगह की यात्रा करने वालों को मिलेगा रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा, फ्री में मिलेगा लंच और ब्रेकफास्ट। बताएंगे दोस्तों सारी बड़ी खबरें आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या भारत से 8000 किलोमीटर दूर होगी प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात। सरकार ने कह दी ये बात। बता दें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त को 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे में इस सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्विपक्षीय बैठकों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही कि इस दौरान पीएम मोदी जी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की बैठक की संभावनाओं पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या मोदी और शी जिनपिंग की ब्रिक्स से इतर वार्ता होगी, इस पर विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकों के शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होती है तो ये मई 2020 के बाद लद्दाख पर दोनों देशों के बीच गतिरोध के बाद राष्ट्र प्रमुखों के बीच पहली वार्ता होगी। जी हां दोस्तों, मोदी और शी जिनपिंग पिछले साल नवंबर में बाली में G20 सम्मेलन में मिले थे। चीन पहले ही ऐलान कर चुका था कि शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। इस बीच भारतीय सेना और चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के स्थानीय कमांडरों के बीच पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच 3 साल पहले हुए सैन्य गतिरोध की वजह से द्विपक्षीय संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ दोनों की आपस में मुलाकात होनी चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ओआईसी का निकल कर आया दोहरापन, कश्मीर और भारतीय मुस्लिमों पर जहर, चाइना की उइगर नीति की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी अक्सर जम्मू कश्मीर और मुस्लिमों को लेकर भारत के खिलाफ हमला बोलता रहता है, तो वहीं अब ओआईसी के सदस्य देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों ने चाइना के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की यात्रा की है। शिनजियांग वही इलाका है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है और लाखों की तादाद में उइगर मुस्लिम चीन का दमन झेल रहे हैं। इस इलाके में चाइना न केवल उइगर मुस्लिमों को यातना शिविर में रख रहा है, बल्कि उनकी मस्जिदों को भी तोड़ रहा है। चाइना की इस क्रूरता के बाद भी ओआईसी के राजनयिकों ने ड्रैगन की जमकर तारीफ की है। चीन ने ओआईसी के राजनयिकों का दौरा कराकर अपनी अच्छा छवि पेश करने की कोशिश की है। चाइना यह दिखाना चाहता था कि उइगर मुस्लिमों के खिलाफ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, और इसी वजह से चाइना ने ओआईसी के लोगों को काशीगढ़ शहर की यात्रा कराई और उन्हें गांव से लेकर शहरों तक में चल रहे विकास को दिखाया। चीन का दावा है कि उसने उइगर मुस्लिमों के जीवन स्तर को उठाया है और उन्हें अच्छा घर और सुविधाएं मुहैया कराई हैं। ओआईसी के इस दल में चाइना के दोस्त पाकिस्तान के प्रतिनिधि सैयद मोहम्मद फवाद भी शामिल थे। जी हां, पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपने आका चाइना की जमकर तारीफ की है। ओआईसी भले ही चीन की तारीफ करे, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन उइगर मुस्लिमों का दमन कर रहा है। यही नहीं, चीन पर उइगरों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार का भी आरोप है। मानवाधिकार गुटों का कहना है कि चीन ने 10 लाख उइगर मुस्लिमों को उनकी इच्छा के विपरीत हिरासत में रखा हुआ है। चीन का दावा है कि उइगर मुस्लिमों को री एडुकेशन कैंप में रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जिस ओआईसी को दोस्तों मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है और लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं चाइना पर उइगर मुस्लिमों को लेकर कड़ा एतराज जताएगा, लेकिन दोस्तों ओआईसी ने जो ये बयान दिया है, वास्तव में ओआईसी का दोहरापन देखने को मिला है दोस्तों। जहां वाकई में मुस्लिमों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ओआईसी जमकर तारीफ कर रहा है चाइना की, लेकिन जहां वाकई में कुछ नहीं हो रहा उसको जबरदस्ती मुद्दा बनाए बैठा है ओआईसी। ऐसे में दोस्तों इस संगठन को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, ओआईसी के इस दोहरेपन को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस मुद्दे के लिए
इसलिए आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई ओआईसी संगठन के इस दोहरेपन को देख सके, समझ सके। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां क्या चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बदल सकती है तारीख। इसरो के साइंटिस्ट ने कहा टच डाउन से 2 घंटे पहले हो पाएगा ये तय। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर बुधवार की शाम करीब 6:04 पर उतरने वाला है। इस बीच अहमदाबाद में स्थित इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के बारे में जानकारी साझा की और कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर हालात के आधार पर हम निर्णय लेंगे कि लैंडिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर कहीं से भी लगता है कि माहौल सही नहीं है तो हम विक्रम की लैंडिंग को 27 अगस्त तक के लिए टाल देंगे। हमारा मकसद बिना किसी परेशानी के चांद पर लैंड करना है और हमें पूरा भरोसा है कि 23 अगस्त को मॉड्यूल की लैंडिंग को अंजाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया करके इसकी सेफ लैंडिंग के लिए और ये सक्सेसफुली लैंड हो जाए, इसके लिए आप लोग कामना जरूर करिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी से जुड़ी खबर है कि रशिया के असफल मून मिशन और भारत के चंद्रयान 3 पर क्या कहा चाइनीज मीडिया ने। आपको बता दें, रूस ने रविवार को घोषणा की है कि उसका मून मिशन लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस की इस विफलता पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक ओपिनियन पोल में कहा है कि रशिया को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका जाना चाहिए कि उसका मून मिशन फेल हो गया। अखबार ने लिखा कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश रशिया के राष्ट्रीय हितों और उसके राष्ट्रीय गौरव के प्रति अपना सम्मान खो देते हैं तो इन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जिस दिन रशिया ने लूना 25 के क्रैश होने की सूचना दी, उसी दिन रविवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी यानी इसरो ने कहा कि उसका चंद्रयान चंद्रमा के करीब पहुंच गया है। उम्मीद है कि 23 अगस्त की शाम को यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। यानी दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने भी उम्मीद जताया है कि भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद के सतह पर लैंड कर जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां तालिबान भी उड़ा रहा पाकिस्तानी सेना का मजाक, कह रहा है कि सीमा की रक्षा भी नहीं कर सकते पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब तालिबान भी उनका मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, तालिबान ने कहा कि उसे पाकिस्तानी सेना की ताकत पर संदेह है। पाकिस्तानी सेना अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित नहीं रख सकती है। तालिबान का यह बयान दोस्तों तब आया जब पाकिस्तान ने अपने देश में हाल में हुए 2 आतंकवादी हमलों के लिए अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को जिम्मेदार बताया। तालिबान के सेना प्रमुख फसूहुद्दीन फितरत ने रविवार को कहा कि इस्लामाबाद की अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की क्षमता संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर हमले के लिए अफगानिस्तान पर उंगली उठाता है, ये उसकी आदत बन चुकी है। फितरत ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान अपनी धरती पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को सुझाव देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद को अपना ध्यान अपनी सीमाओं के भीतर विरोधियों की पहचान करने पर केंद्रित करना चाहिए। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तानी मीडिया ने अफगान क्षेत्र के भीतर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक प्रमुख कमांडर हाफिज गुल बहादुर को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी हवाई हमले की सूचना दी थी। इस हमले को लेकर तालिबान भड़का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस बात से अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, जब तालिबानी ही ये कह रहे हैं कि अपनी सीमा तक की रक्षा नहीं कर सकती पाकिस्तान की आर्मी। दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जब चाहे पाकिस्तान की क्या हालत बना सकता है। ऐसे में दोस्तों, मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, जरूर कहिएगा कमेंट में। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान में पुलिस को आतंकियों का बड़ा खौफ, नहीं पहनेंगे वर्दी। पेशावर पुलिस ने जारी किया आदेश तो टीटीपी ने उड़ाई खिल्ली। बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों से पुलिस प्रशासन बुरी तरह से बौखला गया है। पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। इसमें पुलिस कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे कार्यालय आते जाते समय या यात्रा करते समय अपना वर्दी ना पहने, वरना उन्हें आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि अगस्त के शुरुआती 21 दिनों में आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों पर 83 से ज्यादा हमले किए हैं। दिलचस्प ये है कि आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश की जमकर हंसी उड़ाई और कहा है कि अगर पुलिसकर्मी वर्दी नहीं पहनेंगे तो पुलिसकर्मी कैसे रहेगा। आतंकवादी संगठन ने जारी बयान में कहा है कि पुलिसकर्मी कितने भी कोशिश क्यों न कर ले, वो उनके निशाने पर अवश्य ही रहेंगे। उनके साथ ही आतंकवादी संगठन ने ताबड़तोड़ 4 हमले और कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अब चलते एक और खबर की तरफ, जहां बागेश्वर बाबा ने नेपाल में भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार, जिससे चिढ़ गई वहां की सरकार। पीएम प्रचंड का मिलने से इनकार। जी हाँ दोस्तों, नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे, इस बयान से बाबा बागेश्वर से चिढ़े नेपाली पीएम प्रचंड मिलने से कर दिया इनकार।
आखिरकार वजह तो जाने। आपको बता दें, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर इन दिनों नेपाल दौरे पर है। नेपाल में बाबा बागेश्वर के चाहने वाले उनके दरबार में भक्तों की जोरदार भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा बागेश्वर ने भी हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। साथ ही बाबा ने जब पशुपति नाथ का जिक्र किया तो नेपाल के लोग झूम उठे। बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं वहां उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ती है। और फिर चाहे वो लंदन हो या फिर नेपाल, जब बाबा बागेश्वर काठमांडू पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। बाबा बागेश्वर नेपाल के देवचूली में 3 दिवसीय राम कथा सुनाने पहुंचे हैं। हजारों की भीड़ बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर खड़ी थी। बाबा ने भी किसी भक्त को निराश नहीं किया। राम कथा के पहले ही दिन बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र नेपाल की जय बोलकर माहौल बना दिया। उनकी इससे पहले बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन में राम कथा सुनाई थी। ब्रिटेन में भी बाबा के दरबार में जमकर भीड़ उमड़ी थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ जन्मे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पैदा होने वालों को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, बल्कि अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। बाबा बागेश्वर ने नेपाल की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल भक्ति की भूमि है। ये वही भूमि है जहाँ माता जानकी यानी सीता माता का जन्म हुआ और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन धर्म की क्रांति यहाँ लहराती रहे। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, बुरा मत मानना। उन्होंने कहा कि एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा। नेपाल हमारी आत्मा है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की तरफ से हिंदू राष्ट्र की बात कहने पर नेपाल की कम्युनिस्ट उनसे नाराज हो गई। लिहाजा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री प्रचंड ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। दरअसल शनिवार को बाबा का पीएम प्रचंड से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन व्यस्त शेड्यूल का हवाला देते हुए उन्होंने मना कर दिया। इतना ही नहीं, नेपाल के अन्य राजनेता भी बागेश्वर बाबा से मिलने से कतरा रहे हैं, लेकिन उन लोग उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं। कई लोग इसी बात से नाराज हैं कि आखिर क्यों राष्ट्रपति और पीएम बागेश्वर बाबा से नहीं मिले। इस पर दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या इस पर पीएम प्रचंड ने कोई बड़ी राजनीति की होगी? बताइएगा जरूर, आपको जो भी लगता हो। जब मिलने का कार्यक्रम था तो मना करना कहीं ना कहीं उनके मुद्दे में झोल पैदा करना जैसा ही लग रहा है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सीमा हैदर का पहला पति पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर फूट फूट कर रोया। कहा बच्चों को तो लेकर जाकर ही रहूंगा। जी हाँ, सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो फूट फूट कर रोता दिखाई दे रहा है। जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि गुलाम हैदर अपने बच्चों की याद में कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगा। गुलाम हैदर का जो नया वीडियो सामने आया है इसमें वो फूट फूट कर रो कर अपने बच्चों से मिलने की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। गुलाम हैदर और उसके कुछ साथी उमरा करने के लिए जाते हैं। इसी बीच हैदर जोर जोर से रोने लगता है। गुलाम को रोता देख कुछ लोगों ने उसे चुप कराया। जो वीडियो सामने आया है वो एक यूट्यूब का बताया जा रहा है, जो पिछले दिनों एक इंटरव्यू का अगला हिस्सा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा ये कभी ना सोचे कि बच्चे उसके ही पास रहेंगे, वो मेरे हैं, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। गुलाम हैदर ने कहा कि मैं बच्चों का बाप हूँ, मुझे तकलीफ होती है। सीमा ये ना सोचे कि मैं बच्चों को हैदर से दूर कर दूंगी, बच्चे मेरे हैं, मेरे ही होकर रहेंगे। बच्चों के लिए भारत भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ब्रिक्स में नहीं होंगे शामिल। भारत आने पर मच गया सस्पेंस। रशिया से बाहर निकलने में आखिर क्यों डर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन? बताते एक वक्त हुआ करता था जब अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शान हुआ करती थी और उनके आसपास मीडिया और वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद कई वैश्विक नेता मॉस्को गए हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने अपने देश से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। वैश्विक नेताओं ने व्लादिमीर पुतिन को हमले रोकने के लिए काफी मनाया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही और अब रूसी राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। ये उस व्यक्ति के लिए मामूली बात नहीं है जो 11 टाइम जोन में फैले अपने देश पर शासन करता हो। रूसी राष्ट्रपति के लिए बीजिंग, मध्य एशिया और ईरान जैसे ही कुछ देश बचे हुए हैं जहां उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। निश्चित तौर पर इनके अलावा रूसी राष्ट्रपति के लिए बेलारूस बचा हुआ है, जिनके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हर वक्त रशिया के साथ खड़े हैं और जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति की मेजबानी की है। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह का एक प्रमुख वैश्विक मंच जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शारीरिक तौर पर यानी फिजिकली अब्सेंट रहेंगे। उनका कोई शो नहीं होना, जो रशिया के दुनिया से हो रहे अलगाव और पुतिन के सिकुड़ते क्षितिज के बारे में बहुत कुछ बताता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में रिश्तेदारी, आईएसआई से कनेक्शन और भारत में जासूसी शामली से ऐसे पकड़ में आया शातिर कलीम। बता दें यूपी एसटीएफ की टीम ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकार लेती आईएसआई की साजिश को बेनकाब कर दिया है। दरअसल शामली में पकड़ा गया आईएसआई का संदिग्ध
एजेंट कलीम खान पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर वापस लौटा था। छानबीन और पूछताछ में पता चला कि कलीम अपने भाई के साथ मिलकर भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी लाहौर के किसी आईपी एड्रेस पर भेज रहा था। उसके भाई का इतिहास भी दागदार पाया गया। जी हाँ दोस्तों, आरोपी कलीम खान को यूपी एसटीएफ की मेरठ इकाई ने गुरुवार को शामली से गिरफ्तार कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी खबर यह है कि अवैध रूप से रह रहे 45 पाकिस्तानी हुए हैं गिरफ्तार। वीजा खत्म होने पर करने लगे मजदूरी, घूमने आए थे हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात पुलिस ने 45 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इन पाकिस्तानियों का वीजा खत्म हो गया था, इसके बाद भी ये लोग खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस ने सभी 45 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि वीजा खत्म होने के बाद ये लोग अपने वतन वापस नहीं लौटे, वे यहाँ मजदूरी का काम करने लगे। पुलिस उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां चीन को चुनौती देने के लिए भारत बना रहा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, फाइटर जेट भी उड़ेंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। चीन सीमा पर भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये सड़क 19,400 फीट ऊंचाई पर बनाई जा रही है, जो निर्माण पूरा होने के बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी। यहाँ पर फाइटर जेट बेस बनाया जाएगा ताकि चाइना के साथ यदि कोई आपात स्थिति बनती है तो इस सड़क का प्रयोग करके चाइना को हर तरीके से जवाब दिया जा सके। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 19,024 फीट पर इसका निर्माण कराया था। ये सड़क खास तौर से सेना के वाहनों की आवाजाही की दृष्टि से तैयार की गई थी। इस सड़क का निर्माण बीआरओ की महिला अफसर वैशाली एस हिवासे ने किया था। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां स्वीडन को तुर्की के राष्ट्रपति ने दे डाली बड़ी वाली धमकी, कहा कुरान जलाना बंद करें नहीं तो। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि अगर पवित्र कुरान के अपमान की घटनाओं पर स्वीडन लगाम नहीं लगा पाता है तो उसकी नाटो सदस्यता में देरी हो सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार को हंगरी से तुर्की जाते समय एर्दोगन ने कहा कि स्वीडन को सबसे पहले स्टॉकहोम की सड़कों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वे अपनी सड़कों की देखभाल नहीं करते हैं, उन चीजों का ध्यान नहीं रख सकते जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, तो उन्हें हमें दोष नहीं देना चाहिए। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नाटो सदस्यता में देरी हो सकती है। जी हाँ, गौरतलब है कि लंबे समय के विरोध के बाद इसी साल जुलाई में रेसेप तैयब एर्दोगन ने नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी थी। माना यह जा रहा है कि तुर्की की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद स्वीडन के रास्ते की आखिरी रुकावट भी खत्म हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां सबसे अच्छी खबर दोस्तों भारत के लिए, जहां लीबिया से 17 भारतीयों को अब सुरक्षित निकालकर भेजा गया। अपना भारत सशस्त्र समूहों ने बनाया रखा था इनको बंधक। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी देश लीबिया में बंधक बनाकर रखे गए उन 17 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। दोस्तों सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इन भारतीय नागरिकों को सशस्त्र बलों ने बंधक बनाया था। जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय के सतत प्रयासों से लीबिया में एक सशस्त्र समूह द्वारा बंधक बनाए गए 17 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर भारत वापस लाया गया है। घटनाक्रम से जुड़े जानकारों ने सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि ये भारतीय नागरिक पंजाब और हरियाणा से हैं और वे रविवार की शाम दिल्ली पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि ट्यूनीशिया में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां फंसे भारतीय नागरिकों के परिवार के सदस्यों ने 26 मई को इस मामले पर ट्यूनिश स्थित भारतीय दूतावास का ध्यान आकर्षित कराया था। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां घर को बचाने के लिए सनी देओल ने बैंक से किया संपर्क, अब नहीं होगी उनके घर की नीलामी। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभिनेता सनी देओल का बंगला सनी विला की नीलामी के लिए विज्ञापन देकर हंगामा मचा दिया। बैंक ने सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान नहीं करने की वजह से उनके घर की नीलामी के लिए एड निकाला। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि सनी देओल ने सेटलमेंट करने के लिए बैंक से संपर्क किया है। सनी देओल का ये बंगला मुंबई के जुहू में है। बैंक का ये बयान ई नीलामी नोटिस के वापस लेने के बाद आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीलामी के नोटिस को वापस लेने के पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दिया। एक बयान में बैंक ने कहा कि बिक्री नोटिस संपत्ति के प्रतीकात्मक कब्जे पर आधारित था, जबकि फिजिकल कब्जे के लिए 1 अगस्त को आवेदन किया गया था। 21 अगस्त 2023 को पब्लिश सेल नोटिस को वापस लेने की वजहों के बताते हुए बैंक ने कहा कि सबसे पहले कुल बकाया में वसूली जाने वाली बकाया राशि स्पष्ट नहीं थी। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के एक प्रवक्ता ने बताया कि उधारकर्ता यानी सनी देओल ने 20 अगस्त 2023 को पब्लिश सेल नोटिस के संबंध में राशि के निपटाने के लिए बैंक से संपर्क किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत को कैसे विकसित देश बनाने के लिए अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दे डाली सलाह, कहा वे सिर्फ भगवान बुद्ध का रास्ता अपना ले। जी हाँ, लोकसभा चुनाव
चुनाव की तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी के महासम्मेलन में अखिलेश यादव का खास जोर कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य समुदाय को अपने साथ जोड़ने पर रहा। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को विकसित देश बनाने के लिए भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाने की सलाह दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। वो लाल किले से संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत देश विकसित देश बन जाए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि आज मैं यहाँ कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य लोगों से कहता हूँ कि जो लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे वे सिर्फ भगवान बुद्ध का रास्ता अपना ले तो भारत अपने आप विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के फॉर्मूले पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यहाँ जिन लोगों को देख रहा हूँ वे तथाकथित भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। मेरे सामने मंच पर और आसपास दिखाई दे रहे लोग चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही सीख देने लगे कि आप भगवान बुद्ध के राह पर चलें। बहरहाल दोस्तों, अखिलेश यादव की सलाह को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर वैष्णो माता देवी के दर्शन करने वालों को रेलवे का बड़ा तोहफा पैकेज के साथ फ्री मिलेगा लंच और ब्रेकफास्ट। जी हाँ, अगर आपका भी वैष्णो देवी माता मंदिर जाने का प्लान है तो अब इंडियन रेलवे की तरफ से आपको खास सुविधा दी जा रही है। अब आप सस्ते में माता वैष्णो जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। IRCTC रेलवे यात्रियों के लिए खास पैकेज लेकर आया है जिसमें आप करीब 8500 रुपए में वैष्णो देवी जी की यात्रा कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है। दोस्तों, IRCTC का आप ये ट्वीट भी देख पा रहे हैं जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि माता वैष्णो देवी टूर पैकेज की बुकिंग करें। आप प्रत्येक गुरुवार को इस पैकेज के तहत सफर कर सकते हैं। इस पैकेज का नाम है माता वैष्णो देवी देवी एक्स वाराणसी है, जिसमें यात्रियों को 3rd AC में सफर करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही रेलवे के इस पैकेज में आपको 2 ब्रेकफास्ट 2 डिनर की सुविधा फ्री मिलेगी। ये पैकेज में ही शामिल है। अगर किराए की बात की जाए तो इस पैकेज में कंफर्ट क्लास में सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 15,320 रुपए प्रति व्यक्ति, डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 9,810 रुपए प्रति व्यक्ति, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 8,650 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होंगे। बहरहाल दोस्तों, बाकी सारी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने निकले आप सभी